आखिरी जो 1799 में था, उसमें टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई, उसको मर्डर कर दिया गया और सहायक संधि उसके ऊपर जो दूसरे उसी वंश के बलिया वंश के शिक्षा राजा थर्ड थे उनको दी गई और उनके ऊपर सहायक संधि। सहायक संधि तो समझ रहे होंगे ना, सहायक संधि क्या होती है, सहायक संधि क्या होती है समझ रहे हैं ना, तो 2-3 लाइन में बताइए कि सहायक संधि क्या होती है। सहायक संधि कई बार आजकल से कई बार पढ़ा रहे हैं, सहायक संधि सहायक संधि सहायक संधि, कई बार नाम ली टेस्टिंग की शुरुआत की थी भारतीय राज्यों के प्रति। क्या है सहायक संधि? हाँ बताइए, ऑर्डरली खड़े होकर बोलिए, आवाज़ें नहीं खड़े हो क्या करें? नहीं ऐसा पता नहीं पड़ेगा, समझ रही ठीक है। सहायक संधि ये था, समझ कम रही तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। सहायक संधि ये था कि जिस राजा के साथ में सहायक संधि की जाती उस राजा को अपनी आर्मी को भंग कर देना और उसकी सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती वो ब्रिटिश सरकार ले लेती या कंपनी ले लेती, ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेती। और जो कंपनी की सेना वहाँ रहेगी उसके जो एक्सपेंसेस होंगे, पर्टिकुलर जो किंग होगा या राजा होगा उसको वो बेयर करना पड़ेगा, खर्चा उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी ने कहा कि हम आपके इंटरनल मामले में इंटरफेयर देंगे। इंटरनल मामले से मतलब तुम राजा हो फिर तुम्हारा बेटा राजा होगा फिर तुम्हारा बेटा, इस मामले में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन एक्सटर्नल मामले कि किसी से या किसी दूसरे क्षेत्र में आप किसी से युद्ध करें या संधि करें तो बिना मुझसे पूछे आप नहीं, अगर कोई दूसरा आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे। अंडरस्टैंड? ये सहायक संधि। तो इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे अब लोगों जो भारतीय राज्य थे उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखी। इसके पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अभी देखो अभी लाइन बहुत अच्छे से सुनिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो सीखिए कि अपनी स्वतंत्रता गिरवी रखना किसके लिए? रक्षा के लिए। ऐसे आज वर्तमान समय में आपने रूसो का नाम सुना होगा, रूसो का नाम सुना होगा, नाम सुना है रूसो का? अगर रूसो का जिन बच्चों ने नाम नहीं सुना रूसो जरूर पढ़िए। रूसो ने दुनिया को बहुत बदला है, दुनिया को बदलने में उसने लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का नारा दिया था, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व। अभी थोड़ा सा और दिमाग को आपको ऑफ करना पड़ेगा कि जो राज्य स्वतंत्रता का मतलब यानी कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है? ये राज्य क्या है? राज्य। अब राज्य के अंदर हम लोग रहते हैं और हम लोग मिलकर क्या बनाते हैं? राज्य में ही क्या बनाते हैं? सरकार। डेमोक्रेसी में लोकतंत्र। अभी लोकतंत्र की बात करें इससे पहले राजतंत्र और दूसरी व्यवस्था थी लोकतंत्र। हम लोग मिलकर सरकार और सरकार हमसे क्या देती है? टैक्स। और बदले में हमको क्या देती है? सुरक्षा। इसीलिए देखिए जो सरकार में होता है और जो विपक्ष में होता है, तो विपक्ष वाले क्या हटाना चाहते हैं? ये सुरक्षा नहीं दे पा रहा। आज ये लूट हो गई, आज चोरी हो गई, आज हत्या हो गई, आज बलात्कार हो गया, तो जनता से कहते हैं कि इनको हटाओ, हमको वोट दो, हम आएंगे तो तुमको सुरक्षा। तो कहते हैं मनुष्य, रूसों ने कहा कि मनुष्य सरकार को कुछ टैक्स देकर अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखे। अब सरकार जैसा चाहेगी वैसा होना, हम स्वतंत्र कहाँ हैं? स्वतंत्र वहीं तक है जहां तक सरकार हमको स्वतंत्रता दी है। ये ना समझो कि हम स्वतंत्र है, सरकार ने तुमको जहां तक स्वतंत्रता दी है तुम वहीं तक। सरकार से तुम उसको टैक्स देते हो, कहते हो कि हम अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखेंगे, सरकार
हमारी सोच रही सहायता। ये आप जो कंपनियाँ थी, ये तो तुमको मैंने एग्जाम्पल दिया, हम लोग भी स्वतंत्र है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए कि एक कानून बना दिया गया कि उसका सभी लोग पालन करेंगे, जो तोड़ेगा तो सरकार उसको पनिश करेगी। ठीक है। अब आप कहिए कि अरे एक मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार का मतलब होता है कि नेचुरल राइट, कि बाई बर्थ हम पैदा हुए तो हमको क्या पता कौन सरकार है कौन है। लेकिन प्राकृतिक जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारे ऊपर एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के हम अधीन होते हैं। तो पहले कहाँ सोचते हैं, लेकिन हम सरकार देश को समाज को चलाए रखने के लिए व्यवस्था बनाएगी। अंडरस्टैंड? इसको समझिए स्वतंत्रता। अब इसी स्वतंत्रता के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई स्वतंत्रता के लिए। इसीलिए जब इसी स्वतंत्रता को पाने के लिए ही राजतंत्र को उखाड़ा जाता है, क्योंकि मनुष्य स्वतंत्र, उसने ये भी कहा था कि मैं गॉड फ्री बट एवरीवेयर ही चांस। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह जंजीरों से झगड़ा होने का मतलब क्या है कि हर जगह अपनी मन से तुम कुछ नहीं कर सकते। तो कहना जंजीरों को दूसरी स्वतंत्रता तब राजतंत्र था। अब उस स्वतंत्रता की चाह के लिए जो मूवमेंट हुए, जो रेवोल्यूशंस हुए, अब उसके बदले में हमको जो स्वतंत्रता मिली वो डेमोक्रेटिक कि अगर सरकार भी हमारे साथ में कुछ गलत करती है मास में तो हम सरकार को जो उखाड़ के फेंक देंगे और दूसरी तरफ। तो इसलिए इतना थोड़ा ब्रॉड सोचना पड़ेगा। यहाँ पर क्या, तो मैंने आपको कल मैंने बताया था कि भारत का इतिहास जो लिखा गया, भारत में इतिहास लिखने की व्यवस्था तो की नहीं। तो भारत में इतिहास लिखा गया तो उसमें मैंने बताया था 3 सेक्टर। एक सेक्टर मैंने बताया था कि बर्लिन, जर्मनी, एक मॉस्को और तीसरा लंदन। तो अब जो उन्होंने जो यहाँ जो उनको जानकारी हुई, अब वो लिखे कैसे? जैसे आपने मैक्स मूलर का नाम, तो मैक्स मूलर लंदन का नहीं था, जर्मनी का था, और उसने भारत की सभ्यता और संस्कृति का अध्ययन किया। और आपको ये आश्चर्य होगा कि उसने फारसी लैंग्वेज में, आपने दारा शिकोह का नाम सुना, दारा शिकोह का नाम सुना होगा, जो शाहजहां का बेटा था। और ये भी सुना होगा कि उसने वेदों और उपनिषदों का ट्रांसलेशन किया था फारसी भाषा में। तो जो ये ब्रिटिशर्स आए या जो ये जर्मन्स आए विद्वान, उन्होंने जो इंडियन कल्चर का स्टडी किया वो संस्कृत लैंग्वेज से नहीं उसको सीखा, फारसी लैंग्वेज। आप सोचिए कि क्या वो सही हो सकता है? एक दिमाग लगाइए। इसीलिए मैंने क्या कहा कि ये सोशल साइंस जो विषय आप पढ़ रहे हैं क्या है, संस्कृत में क्या लिखा उसका क्या अर्थ है, और संस्कृत से उसका ट्रांसलेशन किया गया है फारसी में, और फारसी से किया गया है, और वो चीज़ हम पढ़ते हैं। किस क्लास में? 12 वही अभी जान रहे। तो ये जो भारत के प्रधान जो विद्वान बनारस के जो पंडित जो होते हैं, पंडित क्या है? पादी है। वो एनीबडी हु इज नॉलेजेबल, एनीबडी हु इज नॉलेजेबल, वो पंडित। तो उनके माध्यम से उन्होंने बताया सारा शिव बनारस के काशी, आप बनारस के अपने काशी के कहते हैं फारसी में बहुत सी किताब लिखी गई है। उन्हें जब मुगल पढ़ेंगे तो कभी मान लीजिए क्या कल्चर को जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि भारत में जो इस समय सरकार है उसका पूरा फोकस कल्चर पर, कि कल्चर का अध्ययन जरूर करेंगे, देखें कि कल्चर कैसे चेंज होता है, जैसे वही वेद लिखा वही फारसी तो क्या हुआ, हम कहते हैं कि हमारा कल्चर चल सभी लोग फारसी सीखते, लेकिन अब पुरानी कल्चर। एक किताब मैंने एक नाम बताया था आप लोगों को, A.L. बाशम वाला, मैंने बताया भी एक क्लास की बात में कि अद्भुत भारत एक किताब। और आप लोग अगर जो किताब का नाम मैं बताता हूँ हिंदी में खरीद लीजिए, और बहुत महंगी नहीं है, 100 रुपये, 150 रुपये, 250 ऐसे किताब मिलेगी। फ्लिपकार्ट पर जाइए, ऑर्डर लीजिए, मंगा लीजिए, पढ़िए। बुजुर्ग ने क्या 1,000 2,000 की किताब मंगाई, उसके बाद पढ़ेंगे तब फिर विद्वान 100 रुपये एक किताब पढ़ो, लेकिन जम के बहुत कुछ सीखोगे दुनिया। हम लोग जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री को भी वर्ल्ड हिस्ट्री से करंट में पढ़ेंगे तो और मजा आता है।
कैसे चेंजेस है। तो सहायक संधि आपको बता देंगे ना, याद करने की जरूरत नहीं है, तो समझिए सहायक संधि क्या। क्लियर है? सभी का क्लियर है? तुम्हारा क्लियर हो गया है? तो स्वतंत्रता अपने उन्होंने गिरवी रख दी अंग्रेजों। ये किसने लिखा? ये कार्ल मार्क्स। 3 नाम बताते हैं, मार्क्स, मैक्स वेबर और मैक्स मुलर। ये तीनों जर्मनी के, इन्होंने भारत का हिस्सा। जैसे नाम बताया तो उनको ये नोट करो, फिर घर जाके इनके बारे में अध्ययन करो कि कहाँ के थे, इन्होंने क्या लिखा भारत के बारे में। वो कहीं नोट ना हो, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त, थोड़ा 2-4-10 लाइन लिख के रखेगा। क्या पैदा हुए, कब मर गए, क्या काम किया। इसी से धीरे धीरे आपके ज्ञान कनेक्ट होते रहते हैं, फिर उसी को कनेक्ट करके एक तरफ रखा। चलिए ठीक है। तो आंग्ल मराठा पढ़ना, आंग्ल मराठा पढ़ना है। मराठा बोलते क्या? मराठा 3 युद्ध हुए, लेकिन थोड़ा सा चले। मराठा में आपने जब 1857 का विद्रोह हुआ तो आपने एक नाम सुना होगा, नाना साहब। सब बच्चों ने सुना होगा नाना साहब का। नाना साहब का असली नाम क्या था? हिस्ट्री वाले बताए। हाँ, क्या नाम था? धुंधुपन। धुंधुपन, यस, धुंधुपन। ये कभी पीसीएस से पूछा है। और इस बार जो पीसीएस का एग्जाम हुआ, इस बार इसका पीसीएस की परीक्षा मैंने रिविजन किया था, उसमें यहाँ मराठा से एक क्वेश्चन पूछा था इतिहास में। वो डिसऑर्डर करके पेशवाओं प्लस वो ऑर्डर में लगा। ये सवाल इस पीसीएस में जब ये पीसीएस 2000 ये कौन सा इस पीसीएस में एक मराठा से सवाल आया था, डिसऑर्डर में करके बोला था ऑर्डर लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑर्डर कैसे कभी आप भूले ना और हमेशा याद रहे। अब याद कैसे रहे तो मैंने आपको बताया है कि जैसे गाय को देखते हो, कभी कभी गाय हमेशा ऐसा चलना मुँह चलाए रहती है, मुँह देखते हैं उसका चलाती रहती है। तो जुगाली करने, जब तक आप मानसिक जुगाली नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ आपको याद। जैसे गाय जुगाली करती है तो वो तो डाइजेशन के लिए करती है, फेंकती रहती है अपना। और आपको कौन सी जुगाली करनी है? उसी को कहते हैं थिंकिंग। आपको सोचते रहना है। लेटे तब भी सोचते रहिए। एक लड़के के बारे में बता रहे हैं, उनको शायद बताया गया कि एक लड़का 10th में नकल करते हुए पढ़ा, नकल कराते हुए दूसरे, और उसके बाद उसको बहुत पनिशमेंट मिली थी। और उसके बाद उसने कहा कि मैं पढ़ लूँगा। आया वो पढ़ कर जब एमए पास करने के बाद उस लड़के ने पूरे भारत में नंबर 1 पे उसका नाम आया था हिस्ट्री में। जूनियर रिसर्च कॉलेज में नंबर 1 पे उसका नाम। तो मैं तुमको सिर्फ इसलिए ये बात बता रहा हूँ, कोई भी बच्चा अपने आप को कमजोर न समझे कि मैं कमजोर हूँ। अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं, जब से पढ़ लो तब से जान लो, लेकिन उसके लिए आपको इन्वॉल्व होना। तो इतिहास, अगर इतिहास विषय में अगर आपको जाना है, और अगर सिविल सर्विसेज ना करें तो भाई कई विषयों को, भूगोल भी पढ़ना है, पर्यावरण भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, कई विषयों को। तो आपको सिर्फ सोचते रहना, दिन रात फ्री वगैरह तो आराम से निकल जाएगा। मैंने पेपर देखा है, बहुत ऐसा नहीं कि बहुत भैया पौका पड़ जाए ऐसा पेपर आता है। अगर आप थोड़ा सा अगर स्टडी करते रहते हैं विषयों का तो निकल जाएगा। तो उसके लिए डिटर्मिनेशन भी नहीं है। और ये अभी आपकी कोई शादी नहीं हुई, आप बच्चे हैं, छोटे हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पे खिलाना नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, खेलना है और पढ़ना है। तो चुपचाप किताबें पलट कीजिए, संस्कृत की किताबें कीजिए, 100 रुपया 200 रुपया कीजिए, नोट बनाइए, दिमाग कीजिए, एग्जाम दीजिए, निकल जाएगा। और किसी चीज़ को बहुत बड़ा होता है कि हमारे पास बहुत बड़ा है, तो कुछ में हमको हमसे छोटा है, बड़ा नहीं। तो धुंधुपन जो थे ये भी पेशवा के लड़के थे। अब कहाँ से शुरू हो रहे हैं पेशवा और कहाँ से धुंधुपन लगा हम मराठा ही और बताया आपको मराठों के बारे में। तो आपने शिवाजी का नाम सुना, और शिवाजी की डेथ के बाद
1680 में। फिर उनके बेटे का नाम संभाजी और एक बेटे का नाम था राजा। शिवाजी की कम से कम 7-8 साथियाँ हुई और शिवाजी के पिताजी की भी 7-8 साथियाँ हुई। सब जाने लगे इतिहास पढ़ने तो सबसे सामना करना पड़ेगा। और उनकी एक पत्नी थी, जब शिवाजी की डेथ हुई तो उनकी पत्नी सती हो गई, जिसका नाम था पुतली। सती होना जानते हैं ना, अच्छा था कि बुरा था? बुरा था। शिवाजी की भी डेथ हुई तो उनकी 7-8 पत्नी थी, तो एक पत्नी पुतली भाई पूछा था कि कौन सी पत्नी सती हो गई, तो उसका नाम था पुतली भाई, सती हो गई। शिवाजी की अंतिम संस्कार किया उनके साथ में। तो शिवाजी के जो बच्चे थे तो राजा राम दूसरी पत्नी से थे और संभाजी दूसरी पत्नी से। बनती नहीं थी, तो इतिहास में बनती नहीं थी। औरंगजेब के पास चला गया था संभाजी, और बहुत जिससे ये बहुत नाराज रहते थे शिवाजी अपने। और जब डेथ हुई शिवाजी की तो उससे कुछ दिन पहले ये वहाँ से लौट के आता तो उसको दुर्ग पन्हाला का किला उसको बंद कर दिया था पनिशमेंट अपने बेटे संभाजी। और जो उनका क्रिमिनेशन था, अंतिम संस्कार था, संभाजी ने नहीं किया था बल्कि राजा राम। और फिर शिवाजी की डेथ के बाद गद्दी पर भी राजा राम था। तो 1674 में उन्होंने रायगढ़ में मराठा समाज की स्थापना की थी 1674 में। उस गद्दी पर संभाजी नहीं बैठे, बल्कि कौन बैठा? राजा राम। फिर राजा राम की जब डेथ हो गई तो फिर संभाजी है। तो उस संभाजी और औरंगजेब के बीच भी होगा, जिसमें औरंगजेब ने संभाजी को मार दिया और बहुत बुरी तरीके से मारा, शरीर के बोटी बोटी कटवा दिया संभाजी का। इसीलिए महाराष्ट्र में आप देखेंगे इसमें संभाजी नगर बहुत तेजी से राजनीति होती है। औरंगजेब ने चूंकि मारा था, इस वजह से वहाँ पे जो शिवसेना है या मनसे है, ये लोग संभाजी के नाम संभाजी नगर बताएं कि लोगों को, हिंदुओं को यूनाइट करेगा संभाजी, ये भी पॉलिटिकल काम है। तो संभाजी नगर बनाया गया। तो संभाजी को चूंकि बहुत बुरी तरीके से पूरे शरीर बॉडी को करवा और सिलवा दिया हाल में जाकर। और संभाजी का जो बेटा था, उसका नाम था साहू जी, उसको देख रहा था अपने अंदर में। और औरंगजेब की बेटी थी जेठू निशा, और उस जेठू निशा ने उसका पालन पोषण। और जब वो बड़ा हुआ तो औरंगजेब को पिताजी और औरंगजेब के पास औरंगजेब ने उसको ईमानदार की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि जब वो बड़ा हुआ। और औरंगजेब ने उसकी शादी भी किसी मुसलमान से नहीं कराई, किसी हिंदू मराठे से ही करवाई। क्योंकि देखिए आप इतिहास जब पढ़ेंगे तो आपको हमेशा वो सत्य को खोजते रहना, प्रयास करना है, खोजते रहना। कुछ स्कूल एंड फाइनल नहीं है तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि बहुत सारे परसेप्शन है, दृष्टिकोण है। कोई किसी एंगल से देखता है, कोई किसी का किसी एंगल से कोई चीज़ देखता है। तो सारे परसेप्शन को सुनना भी, किसी का विरोध नहीं करना, बस आप तर्क से सहमत हो। नहीं सहमत हो तो कभी समझ सहमत। तो अब राजा राम की जब डेथ हुई तो राजा राम की पत्नी ताराबाई गद्दी पर बैठी। अब उधर 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हुई तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसको छोड़ दिया कि तुम जाओ और अपना गद्दी पर बैठो। तो वहाँ चाची बैठी हुई, साहू जी की चाची लगी ताराबाई। तो अब वो ताराबाई से कहे कि आप ये हम कोई नहीं। तो ताराबाई ने कहा नहीं, मेरे पास मेरा बेटा बैठे, तुम कैसे करो? तो वहाँ गृहिणी ताराबाई और साहू जी की खेड़ा का युद्ध होते हैं 1714। तो उस खेड़ा के युद्ध में साहू जी की मदद की थी एक पेशवा ने, जिसका नाम था बालाजी पेशवा। और उसकी सहायता से ताराबाई को उन्होंने हरा दिया। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट दोनों का चलेगा। ताराबाई ने भी अपने लड़के का नाम शिवाजी द्वितीय, और वो ये चाहती थी कि शिवाजी द्वितीय बने हमारा किंग। पेशवा प्राइम मिनिस्टर से ऊपर तो किंग होगा ना, तो किंग थे, तो किंग कौन बने? शिवाजी द्वितीय। तो अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो शिवाजी द्वितीय और साहू। ये भी आगे चल के समझौता होगा कि तुम कहाँ बैठ के राज करोगे, हम पूरा से ही पूरे मराठा साम्राज्य को गवर्न किया जाए। अंडरस्टैंड?
तो अब यहाँ पर पेशवा है बालाजी पहला नाम आप लिखेगा। अभी यहाँ सब क्वेश्चन पूछ रहा था कि सेना करते का नया पद बनाएगा। अब शिवाजी अब ये अभी कौन थे पता चलेगा उनकी जात को लेकर तो बताते हैं ये ब्राह्मण। अब शिवाजी किस जात के थे इसलिए इतिहास में ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब लिखी तो उन्होंने बताया शूद्र। शिवाजी शूद्र जो क्षत्रिय हैं वो कहते हैं क्षत्रिय। अब वो किस जात के थे आज किसी को पता नहीं चल पाया कि शिवाजी की जात क्या थी। पहला जितने अब इस समय बैकवर्ड है सब अपने अपने घर में शिवाजी की फोटो लगाए हुए कहते हैं शिवाजी का। तो इतिहास में ये भी देखा कि अब जो पॉलिटिक्स होता है लोगों को पोलराइज करने के लिए जाति का इस्तेमाल करता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि जब कोई सरकार बनती है तो जब उसमें कैबिनेट बनाई जाती है, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं तो उसमें हर जात के लोगों को बनाया जाता है कि वो अपने अपने जात को लोग प्रमोट करते हैं और हमारी सरकार है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आज के समय में हमारा। तो शिवाजी की जात क्या थी इस पर जो सूत्र है वो अपने आप कहते हैं सूत्र से बहुत सारे कहा ये भी जाता है शिवाजी राजनीति ब्राह्मण ने पैर के अंगूठे से किया था। हाँ ये भी लिखा हुआ मिलता है ऐसे पहले सब लिखा हुआ मिल जाए ऐसे नहीं कोई कहता है लिखा हुआ मिल जाएगा। ज्योतिबा फुले की किताब पढ़ोगे गुलामगिरी पढ़ोगे तो उसको बहुत कुछ मिलेगा। जो ऐसा इसके अलावा एक किताब और है उसका नाम गोविंद सखा नाम देसाई GS सरदेसाई नाम वो महाराष्ट्र के एज ए हिस्टोरियन तो जितना उनके रिकॉर्ड्स जैसे कि जो भी काम होते हैं रिकॉर्ड्स पर जैसे आज भी सरकार अगर कोई शासना देश तो उसका पूरा शासना देश होता है वही रिकॉर्ड रखा जाता है कि जो भी काम करें वो रिकॉर्ड है उसी पे रिसर्च होकर आगे चलते कि सरकार ने ये काम किया ये काम किया ये काम ये करवा। तो ऐसे शिवाजी या मुगल औरंगजेब जो भी काम करते थे उस पर मोहर लगती थी तो वो तो मर गए ना कब्जे तो रखा है तो कब्जे पे तो रिसर्च होता है और रिसर्च करके उस बात की ये कागज जैसे औरंगजेब ने बनारस की मंदिर तोड़वाई तो औरंगजेब का आदेश है और रखा हुआ है। अब उसको कोई काट बिल्कुल 101% परफेक्ट फैक्ट है इसको कोई काट और बहुत सारी मंदिर बनवाई उसका भी रिकॉर्ड रखा हुआ है। मंदिर को दान दिया और देहरादून में एक गुरुद्वारा बनवाया उसने तो ये सब रिकॉर्ड रखे हैं और तो वो सब उसी रिकॉर्ड के हिसाब से फैक्ट इसी को बोलते हैं तथ्य। तो जब आप रिसर्च होता है तो वही फैक्ट कि इसके अनुसार ये तथ्य है और ये चीज है। अब जब सतीश चंद्र के इतिहासकार है सतीश चंद्र जब कभी आपको मौका मिले तो उसको पढ़िए वो भी 250 रुपये की किताब है 253 रुपये सतीश चंद्र की मुगल काल में मध्यकाल में उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सेटिस्फाइड करेगा। तो ये बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक है। अब इसके बाद इनका बेटा आया बाजी ये 1720 से 1740। बाजीराव का नाम सुना होगा बाजीराव की मूवी भी आई थी बाजीराव मस्तानी क्यों बच्चों तो मस्तानी कौन थी ये हिंदू बड़ा विरोध हुआ सही स्टोरी उनके घर वालों ने बड़ा विरोध किया बंदा था बड़ा बड़ी बाजीराव तो ये बाजीराव होती है बहुत ही अग्रेसिव आक्रामक अब निर्णय इसकी शक्ति बहुत ही डिसीजन मेकिंग था और इसके समय में जो मराठा साम्राज्य और उसका एक्सटेंशन क्योंकि आप देखते हैं कि मैंने आपको जो इतिहास पढ़ाया है उसमें आपको बताया था कि 1719 की परमिशन की जरूरत थी हत्या कर दी गई थी और 1719 से 48 तक मोहम्मद शाह रंगीला था और रंगीला का एक तरह से जो मुगल साम्राज्य वीक हो रहा और उसको जो कंक्वेस्ट कर रहा जो जीत रहा था बाजी अब आपको मैप पढ़ना है कि 1720 में मुगलों का पॉलिटिकल आप देखेंगे कितना कहाँ उनका एक्सटेंशन है और उसको बाजीराव कैसे उसको जीत 17
उस बीच में जाएंगे तो आप देखेंगे कि पश्चिम नाली भी है, कम हो गए लेकिन जमा करके सात से ये सब एरिया जो है फ्रांसीसी भी है। और अभी तो यहाँ होते हैं आपको याद मिलेगा कि 1674 में जब शिवाजी का राज्याभिषेक हो रहा था रायगढ़ में, उसमें एक अंग्रेज केंद्रीय ऑक्सीजन नाम वो मौजूद था पहले, लेकिन तब कोई कन्फ्लिक्ट नहीं था। अंग्रेज तो व्यापारी की तरह व्यापार कर रहे थे, जैसे आज हम किसी गोरे आदमी को देख रहे, कोई विदेशी आदमी को देख रहे तो बड़ा प्रभावित हो रहा है। अब ये कहेंगे भैया अंग्रेज है, ये नहीं पता कि रशियन है कि इटालियन है कि फ्रांसीसी है, कौन है? अंग्रेज है। आज तक हम लोगों को यही सिखाया गया कि विदेशी मतलब अंग्रेज होता है। अब हम उसमें डिफ्रेंशिएट, हाँ, लेकिन आप तो कर लेंगे ना, पूछेंगे ना फ्रॉम विच कंट्री आती कि अमेरिकन है, फिर विदेशी आएगा तो अंग्रेज है, चाहे रशियन है। अंडरस्टैंड? ये पढ़े लिखे होंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो बाजीराव ने एक्सटेंड किया, इसको भी डिजाइन में बाजीराव थोड़ा सा मस्तानी से उन्होंने जो किया था उसका ये इसका नाम तीन बच्चे, बाजीराव ने तीन बच्चे मस्तानी से बच्चा था। इतिहास पढ़ो, इतिहास से सबक लो। अगर सबक नहीं लिए, जर्मनी का एक फिलोसफर है दार्शनिक है हीगर, उसने कहा कि लोग इतिहास पढ़ते हैं लेकिन सबक नहीं लेते, अपने मन से काम। जो इतिहास से सबक नहीं लेगा वो बिखर जाए। कि हर कर्म का फल क्या होता है, ये हम पास्ट में देख लेते हैं, देख के सीखना चाहिए कि हमसे आगे फ्यूचर में करते हैं ना, इतिहास सबक नहीं। तो हम सबक ले रहे हैं तभी तो युद्ध नहीं हो रहा है, इसमें ना तो युद्ध हो गया और देखें कि विवाद लड़े हैं, बेचारे सब तबाह हो गए। आप कहीं लड़ो, सबके पास कोई मामला है, आप लड़ेंगे इसलिए नहीं लड़ता। यही सबक है इतिहास। इतिहास का सबक क्या है? कि विश्व बिल्कुल धनाधनी है पूरे दुनिया में, रूस में, अमेरिका उधर, रूस उधर, लेकिन जो नहीं होना कि अगर न्यूक्लियर वॉर हो दुनिया खत्म हो जाएगी, इंसान ही नहीं रहेगा तो किसके लिए लड़ेगा? और इसके बाद जो है वो है बालाजी, ये 1740 से मजा नहीं आ रहा क्या? बतियाने मतलब मजा नहीं आ रहा, पढ़ने मजा नहीं आ रहा, और ना बतियाने मतलब इंटरेस्ट मजा आ रहा है, नहीं मजा आ रहा। बालाजी बाजीराव के समय में एक घटना घटी, पानीपत का तीर, और जिसमें मराठे हार गए तो इतना इनको तकलीफ हुआ कि इनकी हार्ट अटैक से कि इतना पावरफुल थी इस समय, और अफगानों से बुरी तरीके से हारे। बुरी तरीके से हारने का मतलब है कि उनके बालाजी बाजीराव के 3 बच्चे, उनका नाम था विश्वासराव, और नारायण राव, और माधव। लिख लो, उसे याद रहेगा, मजा है, क्योंकि आप आगे का संबंध बड़ा मजेदार किया मराठा ऑप्शन से। इसके अलावा बाजीराव के भाई होते 3, कौन कौन? एक तो नाम था सदाशिव भाव, भाव का मतलब भाई, भाव का मतलब भाई। दूसरा भाई तो शमशेर था, और सबसे जो मध्यस्थी था उसका नाम था रघुनाथ। और उनको मेरा सुनाओ कभी इंटरव्यू वगैरह में जाओ तो पूछता है कि इतिहास के 3 हीरो का नाम है, सोच रहा हीरो कौन है, कभी पूछता है इतिहास के 3 विलन का नाम है, तो 3 विलन के नाम अगर बताना तो 3 नाम रघुनाथ था, राघोआ, उसको राघोआ क्यों था? राघोआ। अगर 3
विलन का नाम बताएं तो एक नाम किसका सबसे पहले बताएंगे? किसका नाम बताएंगे? हैं? अरे अभी रघुनाथ राव के बारे में जानते हो? पूछेगा क्यों, बताओ। एक तो औरंगजेब का नाम बताओगे, एक का नाम बताओगे शशांक, बंगाल का शासक था शशांक। बंगाल का एक शासक था शशांक, उसने बौद्धों पर जो बोध वृक्ष लगाए थे, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त होता तो गया में, उसको उसने उखड़वा के पिटवा दिया था समुद्र। और उसने कहा था कि जितने बौद्ध भिक्षु हैं अगर उनका सर काट के लाओ मेरे पास तो मैं उसको 1000 दिनार दूँ। यानी कि वो बौद्ध धर्म को समाप्त, बौद्ध जो भारत की बौद्ध धर्म होता है और बौद्ध के फॉलोवर्स की संख्या बढ़ रही थी, उसको वो समाप्त करके और फिर से वही ब्राह्मणवादी जो होता तो उसको ऐसे विलन थी शशांक। औरंगजेब को पूरा करते तो शशांक को पूरा करना चाहिए। तीसरा के नाम से फिर अब तो अंग्रेजों में आ जाएगी, अंग्रेजों में बहुत सारे लोग। तो इस पानीपत के युद्ध में सबसे बड़ी बात है कि इनका बेटा मारा गया, फिर सदा भाई मारा गया, सदा से और ये शमशेर था ये मां। अब ये था कि पेशवा बने आगे चाचा भतीजा, ये भतीजा ये कौन है? ध्यान रखना, चाचा भतीजे का बहुत बड़ा ध्यान विस्तृत होता है। जो चाचा भतीजे को उसके बात करता है वही भतीजे को अपने पिता का उत्तराधिकारी कौन होगा? भाई की बेटा? बेटा होगा। तो मैंने एग्जाम्पल दिया, गति कौन पाएगा? अखिलेश जुगल बेटा भाई क्या कितना मेहनत कर ले, लेकिन एट लास्ट किसको मिलेगा? ये नेचुरल है। तो इसीलिए इतिहास से सबक लीजिएगा। आप लोग भी परिवार में किसी के चाचा होंगे, किसी के भाई होंगे, किसी के होंगे, उसी हिसाब से काम करिएगा जिससे कि बाहर में आपको कोई समस्या ना हो, कोई कंफ्लिक्ट। और जब आपस में कंफ्लिक्ट होता है तो क्या होता है पता है, तब क्या होता है पता है। तो रघुनाथ राव चाहते थे कि हम पेशवा बने, लेकिन रघुनाथ राव को नहीं बल्कि माधव राव। तो हमने पेशवा कौन हुए और माधव राव का पेशवा बने तो 1761 कहते हैं इतिहास में सन नहीं आते, सन कैसे नहीं आते? इतिहास से प्यार को याद हो जाए, प्यारे नहीं करो कैसे आते? जिससे प्यार है उसको बेटा को प्यार मैंने जन्म से याद है। व्यक्ति बर्थडे तो कभी पूछता है रात 12 बजे किसी का देखते हैं। अब तो सारा पता नहीं होगा फैशन शुरू हुआ 11 बजे और 59 मिनट बाद हैप्पी बर्थडे क्या मिल जाता है। इतिहास पढ़े तो कभी इतिहास पढ़ने का लिटरेचर तो पढ़ा नहीं, कभी लिटरेचर मैंने पढ़ा ही नहीं, तो हमको सब बेकार लगता है। हमने कहा बर्थडे ठीक है बर्थडे है, अब वहाँ हैप्पी रात में 12 बजे सवेरे कोई जो है हैप्पी बर्थडे दिक्कत पड़े। तो हम लोगों पर इमोशंस नहीं, क्या पता है क्या होना है क्या नहीं। हमारे घर में हमारी पत्नी को हम बड़ी शिकायत करें क्या करना, कुछ वो नहीं है, दिखावापन नहीं है। तो मैं इतिहास करके आती हूँ तो मैं दिखावा गई जो है वो सामने सत्य पे चल दिखावा होगा सब। इतिहास के अगर आप ट्रू स्टूडेंट होंगे तो वाकई आप बहुत परहेज करेंगे दिखावा। तो माधव राव बने तो लॉसेस गवर्निंग चाहिए, मतलब फिर उन्होंने, लेकिन अब इनको ये लगा था कि मेरा चाचा हमको मार देगा, तो चाचा को अपने इन्होंने बंद कर जेल। लेकिन 1772 में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी से टीबी कहते हैं, टीबी की बीमारी है तो ट्यूबरक्लोसिस, उससे इनकी डेथ हो गई। अब उनकी डेथ हो गई तो इनको लगा कि ये तो जेल में बंद थे। नारायण राव को दूसरे बच्चे नहीं, नारायण राव को गलती हो ये पेशवा बने। अब देखिए इसी को आपको करना है, आपको क्या पूछेगा, ऐसे लिख के दे देगा 20 ऑर्डर में कर देगा, बोलेगा इसको आप ऑर्डर में करेंगे कि पहले तो फिर दूसरी बार तीसरी बार कैसे बना, चौथी बार। तो आप सीरियस नहीं पड़ेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जैसे सामने, और आप ऑर्डर में, और अगर बिल्कुल से दिमाग में फीड है चाहे जब दूसरे ऑर्डर में लगा के एक नंबर पड़ता।
एक एक नंबर करेक्ट करेंगे तो इसमें 4 नंबर सही कराएंगे तो आपका पूरी क्लियर हो। तो माधव राव के बाद कौन आया? नारायण। नारायण राव गद्दी पे बैठे, चाचा को छोड़वा दिया, फिर चाचा चले थे कि हम बने। तो नारायण राव की 1773 में हत्या कर किसने हत्या करवाई? चाचा ने। अब चाचा ने करवा दिया, चाचा खुद पेशवा रघुनाथ के ऊपर लिखे दिख रहे हैं। लेकिन अब देखिए किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि किताब में जाके लिखा हुआ पढ़ के समझ है। अब किताब जाके पढ़ना है और हम लोग बता रहे तो मैं फिर सके समझ में आता चला। अब रघुनाथ राव जो राघवा था जब ये बना तो उसी के 1774 में तो मरी के प्रेग्नेंट थी उसकी वाइफ, उसको बच्चा हुआ। तो जो और मराठा ऋषि थी जो उसके चीफ थे, मराठा चीफ, वो ये नहीं चाहते थे। अभी तो थोड़ा सा बता दो चीफ होगी, मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ बताना चाहिए कि रघुनाथ राघवा गद्दी पर पेशवा पेशवा और वो तो नहीं चाहते थे, उसको नेतृत्व उसका नाम था नाना पड़ोसी। नाना और उन्होंने बनाया एक काउंसिल बनाई, परिषद उसको बोलते हैं, 12 लोग और इन्होंने कहा कि इसको हटाओ और जो इसका बेटा है 40 दिन का इसको बनाता पेशवा। और संरक्षक कौन बनेगा? नाना फड़नवीस। और 40 दिन का जो बेटा था जिसका नाम था माधव, उसको बोला गया सवाई माधव राव। सवाई माधव राव, सवाई का मतलब क्या होता है? सवाई का मतलब क्या? 1 and 1/4। अरे सुनते नहीं जाओ, ये पंडित जी का 1.25 रुपया दे जाओ। 125 मतलब 1 और 25 आओ और 1 और 54 आओ। 54 सुना ना सुना तुम? 54 अठन्नी देखा भी है? 25 देखा है? अरे वाह, अच्छा देखा चल रहे 10 पैसा 20 पैसा। अच्छा हम 10 पैसा 20 पैसा और 54 सब रखे थे, इतिहास क्या आती है दिखाते रहते हैं। देखो मैं ये करता 10 पैसे की 10 पैसा ले जाते थे, 20 पैसा भी। तो नाना फड़न में तो इसको कौन नहीं थी? ये किसने बता दीजिए, नाना टंडन घोष कौन थे? हाँ नाना टंडन घोष लिखे वो कौन थे? ये कड़म नहीं, फड़न मतलब फड़न नहीं। हाँ नाना फड़नवीस जो समझिए ब्यूरोक्रेट थे। तो जो रघुनाथ राव को था, जब इसको मार दिया नारायण राव को और खुद बन गया पेशवा, तो जो ब्यूरोक्रेट थे वो नहीं चाहते थे कि राघवा गद्दी पर बैठे पेशवा बने। तो जो बड़ा बॉर्ड हुआ उसको पेशवा बनाने के लिए इन्होंने 12 भाई काउंसिल करे कि जो पूरे मराठा जो कॉन्फेडरेसी थी, जो मराठा राज्य परिसंघ बोलते हैं, उसमें से टॉप 12 लोगों को सिलेक्ट किया गया और 12 लोगों की एक काउंसिल बनाई गई कि अब वो गद्दी पर तो वो बैठेगा जो 40 दिन का बच्चा है और हम उसके संरक्षक होंगे और हम शासक हैं। और जब वो बड़ा हो जाएगा, माइनर है अभी, और जब मेजर हो जाएगा तब फिर हम हट जाएंगे। और जैसे अकबर कभी माइनर थे तो तब तक बैरक खां थे, और जैसे मेजर हुए तो उन्होंने बैरक खां को मार दिया और फिर फुल फ्लेज किंग बने। आज भी जो बच्चे छोटे होते हैं, आप छोटे आपके नाम से पैसा अगर जमा होगा तो माइनर थ्रू लिखा होगा फादर, माइनर थ्रू मदर, और जैसे आप 18 साल के होंगे आप सिग्नेचर करके अपना पैसा स्वयं लिखा। जब तक आप छोटे होते तब तक सिस्टम बनाया गया कि उस समय निर्णय लेने की शक्ति बच्चों के अंदर। ये माना जाता है कि जब बच्चा 18 साल तक हो गया है तो अब वो इसीलिए जो आउट सब कंपटीशन देने जाओ तो बड़ी योग्यता है, लेकिन इस सिविल सर्विसेज के एग्जाम दे जाओ तो योग्यता सिर्फ BA पास, कोई डिग्री नहीं चाहिए।
नेट पीएचडी कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? सिर्फ स्नातक। जो स्नातक है वो एग्जाम। अब स्नातक के बच्चे से ये वो एक्सपेक्ट करता है कि इसका दिमाग डेवलप होगा, कि 18 साल के बाद उसको पता होगा कि व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट और हमें क्या करना चाहिए। और अगर बहुत बच्चे तो 50 साल का नहीं जानता होगा, बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, कद बढ़ गया, तो ध्यान करो तो बहुत मिलते हैं। जा 10 रुपये रुका लो, तो उसके पीछे कारण क्या है? क्या कारण है? बौद्धिक चेतना उनके अंदर जन्म नहीं लेती, इसलिए शिक्षा का बढ़ावा कहा देखिए आप हम वापस लेंगे, लेकिन ऐसे उनको ऐसे बहुत से लोग मिल जाए सोसाइटी में, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बौद्धिक चेतना का ना हो। तो शिक्षा का सिर्फ यही मतलब है कि बौद्धिक चेतना पैदा की जाए। अब थोड़ा सा मराठा कंट्रोवर्सी की बात बताते हैं। शिवाजी का राज था, शिवाजी का मराठा साम्राज्य, और शिवाजी के देश के बाद मैंने आपको सब बताया कि कैसे कैसे कहाँ पर पहुंचे। इधर पेशवा है, पेशवा के समय में बहुत बड़ा राज्य हो गया और मुगल साम्राज्य को डिफीट करते रहे और उनके राज्य में भी जीते रहे। तो इन्होंने ये बाजी राव होते हैं, ये बाजी राव इन्होंने 1739 में इसका कई प्रांतों में इसको विभाजित कर दिया। तो जो सुबेन जो था वो पूना में कौन होता था? पेशवा। इसके बाद जो हाउस जैसे कि आज देखते हो कि अरे दिल्ली है, दिल्ली फिर 28 राज्य और हर राज्य में एक मुख्यमंत्री है। लेकिन डेमोक्रेसी है तो हर जगह चुनाव होता है, जनता जिसको चाहती वो बनता है। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं थी, वहाँ पे जिसके पास पावर था वो चीफ होता है। जो पावरफुल है, जिसके पास सेना है, आर्मी है, पैसा है, वो चीफ। तो अब पेशवा ने क्या किया? तो जो जीते गए एम्पायर उनका बड़ा हो गया, तो जैसे कि ग्वालियर, तो ग्वालियर जो था वो उनका जो सेनापति था वहाँ का चीफ बना दिया गया सिंधिया। ये आज भी सिंधिया है ना? यस सर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये वही सिंधिया परिवार है, और ये सिंधिया जो परिवार है इसने बहुत गद्दारी की। ये सिर्फ मार्ग माना जाता है कि हम मजे में जिधर सत्ता उधर सब, जैसे अभी वो भी राज ठीक है। तो ये सिंधिया परिवार भी सिर्फ आज़ादी के बाद से, या 18 जो आपने सुना होगा नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का, लक्ष्मीबाई की मदद नहीं की, मदद मांगती रही परिवार में मदद। आपने सुना होगा कि तात्या टोपे को फांसी पे लगा इन्हीं लोगों ने उसको पकड़ा दिया सिंधिया में। और अभी कांग्रेस की जब तक भाजपा की कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में पूरा मलाई काटे, और अब भाजपा की सरकार है तो फिर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गया, यहाँ भी मलाई काटे राजा है। डेमोक्रेसी की जनता जिस दिन हो जाए तो तुम किस लिए मलाई काटते हो? हमारे वोटों के लिए मलाई काटते हो, और हमारी स्थिति तो वैसी की वैसी नहीं रहूंगी जनता की। तो 100 रुपया 50 रुपये कुछ है जनता जब ये उसके अंदर है कि हम हमारा स्तर क्यों नहीं ऊंचा? तुम्हारा स्तर तो तुम राजा थे, आज भी राजा हो, और हम जहाँ पर थे हम वही किसान थे, तो आज भी किसान थे। तो जनता जिस दिन जागरूक होगी उस दिन उसको लगता है राजा किस बात के राजा है। डेमोक्रेसी में ये, डेमोक्रेसी में एक बड़ी ही चीज को स्वतंत्रता, समानता। समानता का मतलब क्या है? सब बराबर, ना कोई राजा और ना कोई रंग। कैसे राजा? इतिहास पढ़ोगे तो नहीं सीखोगे ना। लेकिन राजा कैसे हैं? तुम्हारे मतलब चावल दे दिए, हाँ साहब, ये सब सीखना है, यही सब आपको सीखना है। तो ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, इसके अलावा बड़ौदा है। बड़ौदा का नाम सुना ना? गुजरात बैंक का बड़ौदा को यहाँ पे गायक हुआ। और एक जगह है नाम, यहाँ पर जो चीफ होगा ये होगा चीफ, पेशवा होगा, और ये सब इसकी टेरिटरी होगी, सब कुछ क्षेत्र।
और इनके माध्यम से। तो पेशवा मजबूत होगा, सब कंट्रोल में होगा। पेशवा वीक होगा तो ये सब इंडिपेंडेंट है। अभी अंग्रेज नहीं आए, अभी तो सिस्टम आपको इनके अंदर नहीं दिख रहा है। अभी देखिएगा अभी आंध्र मराठा एक था बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, आप राष्ट्रीय दे देंगे। इतना अंडरस्टैंड हो गया, इतना समझ में आ गया बच्चों? ये आपको समझ में आ गया टेरिटरी जो मैंने बताया 1739 में, 1739 में किस तरह से पूना, नागपुर, बड़ौदा। और ये आईएएस का पेपर तुम उठा कर देखिए ना, आईएएस के पेपर में लिखा इसी को उल्टा कर दिया था, इसको लिख दिया और इसको बदल दिया, ऊपर नीचे बोला ऑर्डर में लगा। इसको पता होगा सिंधिया ग्वालियर तो फट से लगाते हैं, इसको पता होगा होलकर इंदौर फट से क्लियर कर देगा, और नहीं पता होगा तो रुकिए कहाँ हो तो वो क्या चेक करता है एग्जाम में? तुम्हारे दिमाग का लेवल की, तुम्हारा दिमाग कितना क्विक है, कितना फास्ट है, कितना सही अंडरस्टैंड किया दिमाग, यही चेक करता है। कोई परीक्षा ही परीक्षा है ना, तुम्हारा दिमाग का स्तर ही चेक करता है। और मिलाना है वैसा तो पता ही नहीं है, गलत क्या है। तो इसको जरूर, इसको नोट रखें, जिससे जब आप अपने हाथ से राइटिंग बना के लिखेंगे ना तो यहाँ दिमाग में फोटो स्टेट हो, इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है। सुनोगे निकल जाए, सुनोगे निकल जाएगा, 2 घंटे तक स्टोर रहेगा, 10 दिन निकल जाएगा। और जब खुद जाके लिखोगे अपने टाइम अपने नोट्स में तो वो यहाँ फोटो स्टेट होगा। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लिख रहे तो अपने आप को धोखा देंगे, समय चला जाएगा फिर दौड़ कर नहीं आएगा। कहना कि 50 साल भी आ जाएगा, कुछ नहीं कर पाता, ऐसे घूम रहे हैं 10 रुपये का जिंदगी का। जब ये अभी आपके पास समय है और इसको कहीं खुशी मिल गई तो फिर मौका ही नहीं है, फिर तो क्या तो घूमना ही नहीं। बेटा इसको समझ में आ रहा है? तो कहाँ पे पहुंचे थे? नाना फडणवीस पर। और ये रघुनाथ राव को फिर हटाया गया और उसको पुनः गद्दी पर इसके बेटे को जो 40 दिन का था उसको पेशवा बनाया गया, सवाई माधोराव द्वितीय। सवाई माधोराव द्वितीय, क्योंकि माधोराव ये फर्स्ट हो गया, ये माधोराव द्वितीय हो गया, सेम सेम। और नाना फडणवीस आ गए, उनके संरक्षक बनते 12 मई। देखो सन भी सारा ऐसे क्लियर हो जाएगा, अक्सर अंतर ऐसे याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो सब याद हो जाता है। कौन अगर यहाँ पढ़ रहे हो नागपुर तो सभी याद, उधर नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पहुँच गए मुगल में, फिर मुगल पढ़ रहे तो पहुँच गए 1947 महात्मा गांधी का आंदोलन, तो नहीं तो कनेक्ट करते। तो जब इसको बैठा दिया गद्दी पर, क्या नाम बताया? माधवराव, माधवराव, सवाई माधवराव सेकंड। 40 दिन का बच्चा, ये चाचा 40 साल बेचारे, हाँ बेचारे, उनकी यही है कि हम गद्दी नहीं बैठ पा रहे, हमारे पास नीचे बैठे। उनको ज्ञान होता तो खुदे किनारे चले, लेकिन अब क्या कहते हैं घर का बेटी नंगा रहा है, तो जब इनको नहीं मिला तो ये भाग के चले गए अंग्रेजों के पास और उनसे कहा कि मेरी मदद की, हमको बनना है पेश, कहीं कैसे मदद करें, लेकिन हमको आपको सेना हम लड़ाई करें। तो एक सूरत किशन इसमें संधुआ की अगर हम पेशवा हमको बनवा दोगे तो जो जब हम पेशवा बनेंगे फिर वही जैसे वहाँ सिस्टम हुआ था बंगाल में, सिराजुद्दीन दिन के बाद मिर्जाफर, मिर्जाफर के बाद मीर कासिम है कि नहीं, मीर कासिम के बाद फिर मिर्जा लालच, फिर कि हम तुमको बनवा देंगे तुम हमको हेल्प। अरे जो मैक्सिमम टेरिटरी है जहाँ से इनकम हो रही है, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो हमको दे दीजिएगा। रेवेन्यू जनरेट तो समझ लो ना, टैक्स कलेक्शन हो रहा है वो एरिया हमको। जैसे आपका ये 75 जिला है ना, कभी जाके नेट पे सर्च करो कि बस्ती से कितना टैक्स कलेक्शन होता है, बलरामपुर से कितना टैक्स कलेक्शन होता है, गोंडा से कितना टैक्स कलेक्शन सरकार के पास आता है। हर जिले का टैक्स, इसीलिए जिला कलेक्टर कहते हैं। जिला क्या कहते हैं? कलेक्टर। कलेक्टर का कलेक्टर किसने बनाया था पद? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पूछा गया ऐसे क्वेश्चन। लॉर्ड कॉर्नवालिस में आता है कलेक्टर, वो जो कलेक्ट करेगा, कलेक्टर
पहले जमींदार कलेक्ट करते थे, जागीरदार कलेक्ट करते थे, हटा के सब कलेक्टर है, अधिकारी कलेक्टर। और अधिकारी होगा, अधिकारी का जो पद होगा वो वंशानुगत नहीं होगा, बट ट्रांसफरेबल होगा। इसलिए कलेक्टर का पद तब से चला आ रहा है, 1787 से 93 के बीच का जो मामला है, और आज 2023 चल रहा है। तब उस समय का व्यवस्था आज भी चल रहा है। तो अभी हेल्प मांगी सूरत किशन ने की, उसने कहा ठीक है हम आपको 2500 की सेवा देंगे, 2035 ब्रिटिश, और ये जाएगी और आपको नदी पर बैठा देंगे, पेशवा आपको बना देंगे, और इसके बदले में जब आप पेशवा बनना तो हमको बहुत सारे टेरिटरी जो क्षेत्र है वो नौकरी वहाँ से हम टैक्स कलेक्शन करेंगे। तो आपको पता है ये घटना है 1775 है, और 1775 से पहले 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट, देखो गणित कैसे कैसे पढ़ना है, सिविल सर्विस पढ़ना कैसे, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि बंगाल प्रेसिडेंसी इज द चीफ प्रेसिडेंसी, और अगर मुंबई प्रेसिडेंसी या पंजाब प्रेसिडेंसी अगर कोई भी काम करेगी तो उसकी सूचना या उसको परमिशन देगी, यहाँ से सूचना तो भिजवा दी, क्योंकि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया था बंगाल में कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। लेकिन जब वॉरेन हेस्टिंग्स को पता लगा तो उसने कहा कि तो गलत काम है, और उसने दोनों को भगवा दिया, इधर से इनकी सेना आई, इधर से करता है कि लड़ाई और अपने अपने टेरिटरी के पास युद्ध रुक गया वो नहीं। लेकिन फिर वॉरेन हेस्टिंग्स ने रोकवाया तो बंगाल प्रेसिडेंसी, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड उसने कहा कि नहीं जो कर रही कंपनी उसको कर, तो फिर ठीक है। तो ये भाग के अब यहाँ पर जो रघुनाथ राव थे राघोवा किसके पास है, भागकर अंग्रेजों से। तो अब अंग्रेजों को मौका मिला इंटरफेयर करने के लिए, मराठा कॉन्फेडरेशन, मराठा पक्ष। तो अब मौका मिला, तो अब जैसे एक तो सिर्फ मौका ही नहीं है ना, जैसे मौका मिला तो शुरू हो नहीं 1775 से लेकर 1782 तक। तो इसमें कई मोर्चे पर लड़ाइयाँ हुई। एक संधि और होती है बड़गांव की संधि है, और बड़गांव की संधि के बाद एक संधि और होती है सबसे इम्पोर्टेंट है सालभाई की संधि। 1782। अब इस संधि का सिर्फ यही मतलब था कि इसको पेशवा मान दिया जाता है, और जो रघुनाथ राव हैं इनको 25,000 रुपए की पेंशन पे इनको भेज दिया है। लेकिन ये जाते कब, 25,000 की पेंशन पे सब जाते हैं जब कहते हैं कि ये अपनी गलती मानते हैं कि भाई हम अगर ना जाते तो इतना मामला बिगड़ता ना, अंग्रेज इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन हम तो जा रहे हैं, हम राजनीति से चर्चा करें कि हम संन्यास ले रहे हैं हम, लेकिन हमारे जो 3 बच्चे हैं किसी एक बच्चे को अपने पेशवा के जो ब्यूरोक्रेसी उसमें शामिल कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन चाचा तुम जाओ, लेकिन अब तुम मत आना, लेकिन शांति रहेगी। तो यहाँ पर चाचा चले तो गए पेंशन लेकर, फिर उनका एक बेटा था जिसका नाम था बाजीराव, उसको मतलब ले लिया। बेटे तो उनके 3 थे, बड़ा था बाजी, तो बाजीराव को शामिल कर दिया था। इसके अलावा 1782 में जो पेशवा है इसकी स्थिति मतलब वीक स्थिति है। सालभाई की संधि के शर्तें आप पढ़िएगा किताब में क्या है। इसका जो निष्कर्ष ये है कि इनको पेशवा को मान लिया जाए और रघुनाथ राव आपके चले जाते हैं पेंशन में, और ये अपने भेजे बाजीराव को ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में आपको काम करें, और नहीं पेश आउट होगा। 1782 के बाद से आप चले जाएंगे 1802 जो आंग्ल सेकेंड फर्स्ट है, जो सेकेंड है आंग्ल
ये लगभग आप देखेंगे 20 वर्ष तक 20 वर्ष तक शांति बनी हुई थी। अब यहाँ कोई अंग्रेज इंटरफेयर नहीं करता था। हाँ एक सर ये भी थी कि इसमें कि मतलब जो आप फ्रांसीसियों से आप करते हैं वो आप ये इन्होंने सोचा था कि हम फ्रांसीसियों को रखेंगे, अपने इक्विपमेंट्स बढ़ाएंगे, सेना को मजबूत करेंगे, वेल ट्रेन करेंगे और उसके बाद अंग्रेजों से उन्होंने कहा था कि आप फ्रांसीसियों को अपने राज्य में रखें मत दीजिए। इस आवाज़ के सामने ये भी बार बार उससे पहले मैसूर में भी देखा आपने सुल्तान के समय, तो वहाँ पर भी फ्रांसीसियों से वो हेल्प मिला। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो यूरोप में है और उसका इफेक्ट यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर भी संघर्ष था। तो कहीं पर भी अंग्रेज जो है फ्रांसीसियों को टिकने नहीं दिए और टिकने नहीं दिया, आज तक नहीं टिके। आज तक ब्रिटिशर्स जो है मोर पावरफुल कंपेरिजन फ्रांस, क्योंकि अभी देखिए कि ब्रिटेन के पास परमाणु बम जहाँ से हम नहीं हाँ यही कहा था कि वो गए तब ये इंटरफेयर तब हो सकता जो दूसरे कारण से आते हस्तक्षेप करते हैं, उस समय नहीं कहा रघुनाथ रावत जाना। इसीलिए मैंने कहा कि विलेन इतिहास में आप पूछेंगे कि ये विलेन के रूप में आएगा। देखिए अपने भतीजे की भी हत्या करवा दी और फिर जब इसको पेशवा नहीं बन पाया तो चला गया ब्रिटिशर्स से हेल्प, उसे हेल्प लिया भी और बार बार मराठों का ये संघर्ष है 1775 से 82 तक चला गया। तो इस बार कई बार झड़ती हूँ युद्ध, तो उसका रीजन इसकी वजह से ही पैसा हुआ। ये उत्साह रहा, ये बार बार उत्साह रहा। जैसे रावण के दरबार से विभीषण हुआ, कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण रखता है? अगर विभीषण बहुत अच्छे थे तो अपने बच्चे का नाम विभीषण क्यों नहीं रखता? कोई नहीं चाहता कि हमारे घर में विभीषण हो, घर का वेदी लंका। जब विभीषण बहुत अच्छा नाम था तो सब लोग अपने बच्चे का नाम विभीषण तो कहते हैं कि भाई हो तो कुंभकर्ण जैसा विभीषण जैसा, भाई के लिए जान दीजिए। जानता था कि मेरा भाई कर रहा, तो भाई ने लड़ा मर गया, समझाया नहीं मान तो भाई मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और होगा थोड़ा दूंगा, सभी मर जाओ, मर गया। विभीषण चले आए इधर और मार दिया राम ने। अब रामायण महाभारत में अभी इतिहास पढ़ते हैं आप लोग, तो क्या लगे अच्छा ये बताइए, इंटरव्यू देने जाएंगे क्या रामायण महाभारत आप पढ़ते हैं, ये क्या इतिहास है? ये महाभारत बताइए क्या ये थी? आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू, कैसे जवाब देंगे, क्या है उसका उत्तर? अगर सब कुछ जो इनलाइटेड पर्सन हो, इनलाइटेड आप किसी देखिए बड़े बड़े अधिकारी उनका रहन सहन उनका डिवोशन भी देखिएगा धर्म, क्या वो अडकमत करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी कभी वॉच कीजिए आप अपने आप को कन्वर्ट करते हैं। हिस्ट्री और जो आपका महाभारत है रामायण है इसको हम महाकाव्य इतिहास नहीं मानते, इससे इतिहास कहते हैं हम निकालते हैं, हम कहते हैं कि वो साहित्य, हम कहते कैसे कहते हैं जैसे दूध से मक्खन निकालते, जैसे उसको पढ़ने के बाद वहाँ से हम इतिहास निकालते हैं। इतिहास का मतलब जब आपका तब तक प्रमाण है तो इतिहास। तो जैसे कि थोड़ा जो वाल्मीकि ने रामायण और एक रामायण हर सुनाने के बाद उत्तर रामचरित लिखा है, उत्तर रामचरित भवभूति में, और उसके बाद एक रामचरित मानस तुलसीदास ने, तीनों रामचरित मानस में जमीन आसमान। जैसे एक पिक्चर है नदिया के पार, वो भी किसी ने लिखा ना स्टोरी, फिर एक स्टोरी आई वही स्टोरी, ये दूसरा कुछ परिवर्तन करके उसका कल्चर ग्रामीण दिखा दिया, इसका कल्चर आधुनिक दिखा दिया। तो पढ़ने का मतलब
देखते हैं। अभी देखिए, आपने उसी रामायण को देखिए, आज को सुना उसी रामायण को, लेकिन उस जो आपकी संस्कृति उसको मैच नहीं कराया, आपने उसको निग्लेक्ट कर दिया, बेटा। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जो स्टोरी या जो बोलता है पात्र, वो किसके दिमाग के ऊपर होता है, किसके दिमाग के ऊपर होता है, राइटर के दिमाग के ऊपर। जो पात्र नहीं बोलते हैं, राइटर बोलवाता है उससे। तो सत्य घटना तो है नहीं, हमने सोचा और लिखा। तो जब वाल्मीकि ने सोचा तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, और बुद्ध ने सोची तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा, और तुलसीदास ने सोचा तो उन्होंने रामचरितमानस लिखा। और तीनों में जमीन आसमान का स्टोरीज है। कुछ नहीं, आप सोचिए कि आपके लिए अच्छा क्या है, किस माध्यम से आपका जीवन आगे बढ़े, आप जीवन में कैसे शामिल हैं। प्रमाण कहाँ तो उसको कोई कहीं गलत कहा है। आपको ये सोचना है कि उसका सिर्फ पॉलिटिकल लोग यूज करते हैं। आपको ये देखना है कि तुम्हारा फायदा कैसे हो रहा, तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे। तुम उसमें फंस गए तो तुम्हारा जीवन डेडलाइन जाओ नारा लगाओ। उनको कौन चाहिए नारा लगाना, तो तुम्हारा भविष्य कहाँ जाए, तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ोगे बड़े अधिकारी हो। तो जिसके बच्चे, जिसके पेरेंट्स होशियार हैं, वो अपने बच्चों को बचा के रखे हुए हैं विवाद से, और उसे पढ़वा रहे हैं, उनके बच्चे आगे निकल जा रहे हैं। और जो कॉमन पीपल्स हैं, उनके बच्चे नारा लगा रहे हैं। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है, यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो करोड़पति के घर के बच्चे नहीं है। अगर तुमको, इसलिए मैं तुमको सिखा रहा हूँ, अगर तुमको पहले तुम सोचो मैं कैसे आगे बढ़ूं। कोई नहीं चाहता कि जो कॉमन पीपल्स हैं वो आगे आए, वो चाहते हैं कि पीछे रहे, हम उसी बात कर रहे हैं, हम नहीं हमारे पीछे। और कॉमन पीपल्स को अगर आगे बढ़ना है, तुमको इस विवाद में नहीं पढ़ना है, उनको आगे क्योंकि उसका कोई हल, वो सिर्फ पोलराइजेशन करने के लिए ऐसे बात ध्रुवीकरण जिसको जो करोड़पति उसके बच्चों का रहस्य देख लो, जो दिन भर मेहनत में कमा के खाता उसके बच्चों का रहस्य देख लो। तो सोचो उस लेवल में तो आप करो। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो एक मिडिल क्लास लेवल में पैदा होता है, उनकी बन जाता है, तो लेवल बढ़ता ही नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाते। और उस लेवल को बढ़ाने के सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ हम लोग ऐसा क्यों ठंडा रहता है, तो उसमें रहती है कॉमन पीपल से वो कैसे जीवन पाए। तो एक बार मैं सिंधिया कह के ज्ञान कर दिया, अब वो राजा रहे, अब जो राजा, अब उन्हीं आगे हैं, बाकी कोई आगे आज तक वहाँ के सांसद का चुनाव नहीं पाया बिना ऐसा। तो कॉमन पीपल से ये समानता की जब नेपोलियन को जब हराया, तब लोगों ने मिल कर नेपोलियन को, तो नेपोलियन ने जानते क्या कहा, 1815 से 1821 तो उसने कहा कि क्रांति फ्रांस में सिर्फ स्वतंत्रता के लिए नहीं हुई, फ्रांस में क्रांति स्वतंत्रता के लिए नहीं हुई, समानता की। तो तुम्हारे अंदर ये भावना, समानता की जब तक भावना नहीं है कि हम किसी से कम, वो समानता होनी चाहिए, तो सारे राइट्स, तब जीवन में आगे बढ़ो, उसके लिए मेहनत करो। बहुत पीछे है, भारत को भी क्या अभी सामाजिक पूरा पढ़ो, धीरे धीरे उतर जाता है। हमारी फिर नियम कानून सरकार ने कौन कौन से बनाए, हर जात को कैसे आगे बढ़ाने के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, रिजर्वेशन बनाए, पूरा भारत आगे। कौन से ऐसे लोग थे, कौन से ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि लोग आगे, सिर्फ हम आगे। इन सब चीज़ों को किसी को कहते हैं असली ज्ञान। असली ज्ञान जब तक हासिल नहीं करोगे तब तक असली अधिकार नहीं बन पाओगे, नकली असली ज्ञान। अब इसको जानते तुम नहीं सीखो, मैंने इसके जहाँ पर भी बता इसको जानो, छोटे स्कूल कॉलेज में नहीं बताया, ये विवाद भी बताते रहते, ये विवाद क्यों चलता है, उसके
उसके बाद तुम्हारा जवाब मिल गया कि अगर तुम क्या तुम बच्चे क्या नाम है तुम्हारा? ममता। तो खत्म जब आपने अगर रघुनाथ राव उधर नहीं भागा होता तो हो सकता है कुछ और होता है। क्या बहुत सारे जो जहाँ पे आपका सकते हैं अगर ये घटना ना घटी होती तो इतिहास कुछ और। जैसे एक घटना है कि अगर असमय शेरशाह की मृत्यु नहीं हुई होती तो भारत के बचपन मुस्लिमों का नाटक शेरशाह मर गया तो फिर वापस आ गया ना, वही अगर शेरशाह ही रहता तो भारत को भगा ही दिया। लेकिन असमय उसकी मृत्यु हो गई, भारत के मंदिर इतिहास कुछ और चला गया, अकबर आ गया उसने एस्टैब्लिश कर दिया और फिर 1700 बोले सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ ये हुआ यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं, बिल्कुल शांति थी 20 साल 1882 के बाद से 1802 1782 के बाद 1802 यहाँ पर मामला ये हुआ, इस मामले में मामला ये हुआ कि सबसे शक्तिशाली पावरफुल और इनकी बन गई थी पेशवा का बीक होने का मतलब क्या होगा कि यहाँ जब तक आपको सवाई माधवराज है तो 40 दिन का बच्चा है और एक 12 भाई काउंसिल के माध्यम से शासन हो रहा है, नाना बड़ा इसके माध्यम से, तो जो पैदल इसके और भी जो गायकवाड़ है बोलते हैं ये सब अपने आप को उसी को पैदल समझते हैं, तो पेशवा नहीं मानते नाना बड़ा, तो सब अपने आप को समान समझ रहे हैं कि हम पेशवा के बराबर है, पेशवा का मतलब और चला कौन है? नाना बड़ा नहीं चला, नाना बड़ा इसको पेशवा के वंश को थे, पेशवा के वंश को थे, तो जो ये सामान्य मानव और 1795 में सुसाइड कर दिया, आत्महत्या कर दी। क्यों आत्महत्या कर दी? नाना बड़ा जब ये बड़ा हुआ तो ये पेरेंट्स आता था और नाना बड़ा पेरेंट्स करने दे दिए दोनों मिला। जैसे मैंने आपको बताया था कि बताया नहीं है, जैसे अकबर और बैरम खान के बीच में, तो अकबर भी बड़ा परेशान हो बैरम खान क्योंकि सारा निर्णय बैरम खान कर लेता था, तो अकबर कहता था अरे मैं तो बादशाह मैं हूँ और निर्णय ले रहा है बैरम खान, तो उनका कहा बैरम खान को उठाना पड़ा, तो बैरम अकबर को मराया किसने? सॉरी अकबर ने बैरम खान को मराया किसने? अगर बैरम खान को नहीं मरवाया तो अकबर बादशाह नहीं बन पाता, फुल प्लेस पावर। जैसे मोदी जी अगर लालकी सडवानी पावर में रहते तो क्या मोदी पावर में रहते? लेकिन जब मोदी ने उसको खत्म कर दिया तभी तो इतना पावरफुल में है। मुरली मनोहर जोशी जो राम जन्मभूमि का कांड हुआ था, इस कांड को करने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? लालकी सडवानी और मुरली मनोहर जोशी, सबसे बड़े पावरफुल नेता, और मोदी उनके सामने बच्चे। लेकिन जब मोदी बड़ी पैर छू छू के अपने आप को घोषित करा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, और जब प्रधानमंत्री बन गए उसके बाद से कैसे किनारे करते? लालकी सडवानी से फोटो दिखाते हैं कि हाथ जोड़े खड़े होंगे तो मोदी निकल जाएंगे। समय की बात। तो अब मोदी अगर अडवाणी और जोशी का अगर इंटरफेरेंस होता तो मोदी क्या खुल के सारा काम कर सकते थे, अपने मन से डिसीजन ले सकते थे, कहते कि भाई उनसे पूछना पड़ेगा, आपको फुल प्लेस टाइम से अपने मन से ले लो, तो अपने मन से निर्णय लेने के लिए ऊपर के दोनों लोगों को हटाना पड़ा ना, कहीं जाओ मार्गदर्शक तो बैठे जाओ अपने घर के अंदर जाओ, खाओ पियो ऐसे अपना बयान दीजिए ना, दोनों लोग चुपचाप हो गए, ना तुम राज्यपाल बन पाए ना राष्ट्रपति बन गए, उन्होंने ही पार्टी को देखा किसके हाथ में है मन नहीं। तो ये सब चीजें ये सब इतिहास में लिखा जाएगा, आगे फिर अध्ययन होगा रिसर्च को, जैसे ये रिसर्च को आप पढ़ रहे हैं ये इसको भी पढ़ाया जाएगा आगे वाले जो आज करंट भी इसको जानिए, आज करंट से जोड़ना बहुत जरूरी है, पास्ट और पास्ट आज करंट में जो हो रहा है इसका एग्जाम्पल आपको पास्ट में मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर भी कंफ्लिक्ट ये भी मर गया तो अब लाना पड़ा किसी और लाना पड़ी चीज कितने हो गया।
बचा नहीं। नाना पालन किसकी तरफ होगी? 1800। तो अब बना कौन? अब वही तो राघवा था ना, मैंने उसने अपने बेटे को कहना कि लग लीजिए पेशवा की ब्यूरोक्रेसी में, अब तो कोई बचा नहीं उसके खानदान का, तो आप उसको बनाए उसी के राघवा के बेटे को बनाए बाजीराव। बाजीराव प्रथम में ये बाजीराव इसको पेशवा बाजीराव। और घटना ये आपकी पूरा हो रहा है कैसे? सेकेंड नाम मराठा 1802 पेशवा बाजीराव है। और ये बाजीराव और जितने यहाँ के ये शासक ये अपने आप को बराबर समझते। और उसमें इनकी दोनों की ट्यूनिंग हो गई है इसकी, क्योंकि होता पता अभी भी पावरफुल हो रहा है। तो ये ना कि डिरेक्ट में जाके इसका भाई जाके वहाँ पे टैक्स वसूल रहा जबरदस्ती, और साउथ इंडिया में भी जाके टैक्स वसूल कर रहा है। तो ये तो गलत था। तो पेशवा नाराज हुआ। उसने कहा कि इस इंडिया से दोनों मिल के और उसको बनिश के बीटीटी को पकड़ के लाए, कहा इसको हाथी के प्राइम मिनिस्टर को करवा दो। मरवा के जो भाई जसवंत राव होकर नाम है, जसवंत राव होकर, तो उसको पता चला कि मेरे भाई को मरवा दिया इन दोनों ने मिलकर। तो जसवंत राव होकर ने पूना के ऊपर आक्रमण कर दिया। कहाँ से? इंदौर। मैप देखिएगा। और तब ये भाग के चले गए। कहाँ भाग के चले गए? पश्चिम महाराष्ट्र में लेना है। और खुद नहीं बना पेशवा, इसने यहाँ पर विनायक राव पेशवा बना दिया। क्योंकि विनायक राव कहाँ से आ गया? खुद क्यों नहीं बन सकता था? जसवंत राव ने भगा दिया। तो बाजीराव का भतीजा था विनायक। बाजीराव का भतीजा था, जैसे अभी तक आप देख रहे थे ऊपर चाचा भतीजे, वही थी तो कोई इतिहास भी देती। बाजीराव भी 3 भाई थे। तो तीसरा भाई जो था आखिर राव था, उसको गोद दिया था रघुनाथ राव। कंफ्यूज नहीं हो रहा? कंफ्यूज हो गया तो कंफ्यूज इसलिए होगी, तुम्हारा कॉन्सेप्ट उसको नोट डाउन करोगे तब तुम्हारे। तो उसका रघुनाथ राव का बेटा था, तो वो भी मतलब पेशवा वंश का ही। तो खुद नहीं बैठे बल्कि विनायक राव को बताया। अब ऐसी सिचुएशन में बाजीराव द्वितीय ने देखिए फिर समय बता, इसका बाप भी अंग्रेजों के पास गया था। बाप का नाम क्या था? रघुनाथ। फिर ये अंग्रेजों के पास गया और उसके नाम ही हमने पेशवा। और कौन सी संधि हुई? वसीम। ये सब संधियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सारी संधियां इसे लिख के दे देता है और इधर भी देता देता मिलाओ। और कैसे कौन मिला हुआ है? ऐसे आगे वो मिला पाएगा जो बिल्कुल से गिरा से पकड़ होगी पूरा मराठा। एक ऐसा नोट बनाओ जो पूरा मराठा हो पकड़ से फट से गिरा बना दो। एक बार एग्जाम देने पर रिविजन करो, रख दो, चले जाओ, सब याद है पकड़ हो जाएगा। और नहीं रहेगा तो फिर एग्जाम 10 दिन पहले हिस्ट्री जाएगा, फिर बड़ी फिर बात। तो ये वसीम की संधि, वसीम की संधि में ये हुआ कि अब वही हुआ कि अब हम बना देंगे तो 26 लाख रुपये की जो टेरिटरी है वो हम आपको दे देंगे। और दुनिया भर का लेन देन हुआ इनका 700%, मतलब मैक्सिमम क्षेत्र को अंग्रेजों को अंग्रेज ने कहा हेल्प करेंगे। तो अंग्रेजों की हेल्प से ये गद्दी पर बैठे 1802। लेकिन ये अंग्रेजों की हेल्प से गद्दी पर बैठे तो इनको सहायक संधि स्वीकार करनी पड़ी। और आपसे पूछा जाता है कि सहायक संधि सबसे पहले कौन स्वीकार किया? 1899 में किसने? ये क्वेश्चन पूछा। फिर किसने स्वीकार किया? तो अवध है 1801। फिर किसने स्वीकार की? मराठे 1802। कैसे याद है? जब पूरा ऐसे ज्वाइंट इतिहास करके तौर पर सब समझ में आता है। सहायक संधि में समझ रहे हो? एक ही लोग से सहायक संधि करके देखिए किस तरह से भारतीयों की स्वतंत्रता को गिरवी अपने पास कैप्चर कर ब्रिटिश। अब आप देख रहे हैं कहाँ अभी कहाँ बंगाल में थे, 2 दिन पहले बंगाल में थे। बंगाल से देखिए कैसे कैसे वो बढ़ रहा है, मैसूर अवध पूरा मराठा। तो 1764 का से आप लोग 1818 बनाएंगे और उस समय जाकर आप बनाइए, मैं अपने हाथ से बनाइए, किताबों में देखिए। ये
उसके तो फैल के कहाँ हो और कितना राज्य अभी बचा है जो बस यहीं से आप लोग पहुँच सकते हो। तो अब ये वसीम की संधि हुई, वसीम की संधि से हुई सहायक संधि स्वीकार की। इसके अलावा फिर 1803 और 1805-06 ये संधियाँ बड़ी क्योंकि भी पेशवा से तो ये पश्चिम की संधि हुई, इसके अलावा 2 संधियाँ और हुई उनसे अलग अलग संधि। एक संधि सिंधिया से हुई, उत्तर की सिंधिया से जो संधि हुई। ऐसा क्यों पूछता हूँ जानता कि सबकी इंडिपेंडेंट अलग अलग सबको लड़के आया, अलग अलग सबको अलग कर दिया। जो कॉन्फेडरेसी एक थी ना, एक थी, जैसे एक घर में 5 भाई क्या मतलब, अब घर को तोड़ना हो, जैसे एक पिता हूँ और 5 भाई, तो पिता है तो तब बातें हुए हैं, पिता गया, अब 5 इंडिपेंडेंट हुए। अब इसकी इतना तो 5 भाई, पहले पिता है तब तो मुट्ठी बंदी हुई, अब पिताजी की डेथ, 5 भाई इंडिपेंडेंट। अब किसी को घर के अंदर इंटरफेयर करना, अगर ये 5 तो बहुत अच्छी दोस्ती है, किसी की बात मानते प्यार मोहब्बत चले रहे बहुत चल रहे, अब किसी तीसरे को इंटरफेयर करना तो वो चाहेगा कि हम सबको अलग अलग सकते हैं। उनके घर जाए तो अलग व्यवहार, उसके घर जाए तो अलग व्यवहार, के घर जाए अलग व्यवहार। इस तरह से घर टूटता है, इस तरह से साम्राज्य टूटता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सिर्फ पेशवा से बात नहीं किया, उन्होंने अलग पेशवा से अलग किया, होकर पेशवा से अलग किया सिंधिया, पेशवा से अलग किया, अलग अलग करके संधि। और उस संधि सहायक संधि का मतलब होता था कि सहायक संधि से स्वीकार कर लिया, फिर ब्रिटिश रेसिडेंट भी रखना होता। तो यहाँ पर पूछता है कि कौन सी सूजन सिंधिया से, फिर भोसले से संधि की देवगांव की संधि। ये संधि ये तुम लोग उसको हल्के में अगर अभी ले रहे हो, क्योंकि मेरे बच्चों ये संधि पूछता है ऐसे लिख के और नाम लिख देगा सिंधिया, भोसले, गायकवाड़, होलकर, और ऐसे संधि लिख देगा, बोला मिलाओ। अगर तुमको ये नहीं पता होगा कि सूजन ये संधि 18 अर्जन की संधि सिंधिया से हुई, तो यू आर कंफ्यूज और तुम आंसर घुमा करो। इसलिए इसको यहाँ जब आप अपना नोट बनाइएगा तो कौन देवगांव की संधि किसके साथ नोट रखिएगा, और सूजन अर्जन की संधि सिंधिया के साथ में होंगी, वो कौन है ये तो हम बता रहे हैं। बहुत लोग एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन पेपर वाला हमें ही कौन क्वेश्चन जो नहीं पढ़ के बहुत पढ़ के उसको पता नहीं। इसलिए आप लोग कभी के जो पेपर्स जो आ रहे हैं उसको बस सॉल्व करने का प्रयास, आपको स्टैंडर्ड पता चलेगा कि किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे अभी 12th उनके वो पूरा मौका ही मौका 12th पास आउट BA जो कर रहे हैं, MA जो कर रहे हैं, तो वो पेपर मंगा के और उसको सॉल्व करना, पेपर मंगा के उसको, तो आपको स्टैंडर्ड पता चलेगा किस स्टैंडर्ड का आपके पास टाइम है। 3-4 साल, अगर 3-4 साल सबके अगर आपने पढ़ लिया और 21 साल के हुए तब एग्जाम देंगे, तब वहाँ ऐसे आए दादा ही का हम तो देख रहे थे कि एग्जाम में TCS में भारत भरा था 6 लाख लोग, एग्जाम देने के 3 लाख, तो सबको पीछे सोचिए 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, अपेयर कितने हुए, ओनली 3 लाख, यानी 50% तो मौकाली है। यहाँ बिल्कुल बनी जा रहे आपको साथ हो। हाँ मम्मी क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हैं मोबाइल से, वो 3 लाख, ऐसे 3 लाख लोग। तो इसलिए संख्या लेके डरो नहीं, बहुत लोग तो भाग आते हैं मैदान छोड़कर, तो मैदान में डटे रहे वही सफल, इसलिए डटना जरूर, भागना नहीं। तो ये सब सारी संधियाँ आप नोट कीजिएगा। हम भी थके बोलते देखिए यहाँ तक अगर आप पहुँचते आप देखेंगे कि मतलब हमारे गिरफ्त में आ